अब देखो, मतलब सबसे बेसिक ही बेसिक कराना शुरू कर रहा हूँ मैं तुम्हें, मतलब ये तुम्हारी समझ में आएगा तो 10th की जो आपकी केमिस्ट्री है ना आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब केमिस्ट्री है तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं हम यहाँ पर, एटम से। तो एटम मेन चीज़ है क्या, एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट। जितने भी चीज़ें हैं ना, तो जो सबसे छोटा इंडिविजिबल का मतलब समझे, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो वाला पार्टिकल है। और ये बना किस किस से होता है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, जो एटम है आपका, इसके पास अंदर जो है ना ये वाला, ये दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसके पास, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आ रही इतनी बात। और जो बाहर ये जो है ये, दिस इज द शेल, और इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि बाहर से क्या होती हैं, शेल्स, ये शेल है, और शेल के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। अब ना हर एक इसको ना चार्ज की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर चार्ज कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माना जाता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। अब मैं तुमसे पूछूं पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होता है, शेल्स में, ठीक है। क्लियर है सारी बात। अब एक जो न्यूट्रल एटम होता है, यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इन नेचर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसका मतलब समझे क्या चीज़ है, जो आपको एक एटम मिलेगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं होता ना चार्ज से, वो तो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो क्या क्यों होता है ऐसा, कि बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूँ 10 प्रोटॉन थे, 10 यानी कि 10 पॉजिटिव चार्ज थे, इज इक्वल टू यहाँ पर कितने हो गए, 10 नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 ने 10 को मारा, क्या बचा, 0, कोई चार्ज बचा क्या, नहीं बचा ना। समझ में आ गई सारी बात, क्लियर है। अब बस इसको जल्दी से लिखो। अच्छा इधर देखो, अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ एक एटम है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। जब मैं पढ़ाते हुआ करूँ ऐसे बैठ जाया करो, ठीक है। कोई एक एटम है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो टोटल चार्ज कितना निकल के आएगा बताओ। इन 10 को जोड़ोगे तो 10 पॉजिटिव को प्लस 10 और प्लस दूसरा चार्ज कितना है -10, तो टोटल चार्ज कितना है ऐसे तो निकालोगे आप। जब टोटल का मतलब होता है तो क्या करते हो, उन सब चीज़ों को जोड़ देते हो। तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, 10 पॉजिटिव। अब देखो ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया बताओ, 0। तो यानी कि एक जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारी चीज़ है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसी में चलते जाते हैं आगे। तुम्हारी समझ में आ रही क्या बात है, देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर शेल्स होती हैं। शेल्स कैसी होती है, ध्यान से देखना। पहली शेल जो होती है, शेल लिख देता हूँ मैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन। पहली शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमारे कोर्स में बस वही बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। दूसरी में कितने आते हैं, 8। तीसरी में मान के चलो कितने आएंगे, 8। और चौथी में कितने आएंगे, 18। बस इतना देखना है। पहली शेल, जो पहली शेल है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, सिर्फ 2। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ 1। एक ही तो होगा यार, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। एक है तो एक ही होगा ना पहली शेल में। अब हीलियम है, हीलियम के पास देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी चीज़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पहली शेल में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी शेल्स होंगी इसके पास, एक ही होगी, पहली शेल होगी वही, उसी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है 2। क्लियर सारी बात। अब लिथियम आ गया, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। तो 2 अंदर वाली शेल में, एक जो बचा वो बाहर वाली में। समझ में आ गई सारी बात। नहीं, पहली शेल जो होगी सबसे पहले जो पड़ेगी न्यूक्लियस के जस्ट पास में, उसके पास 2, ये उसके बगल में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8। उसके बगल में कितने आ सकते थे,
8, और उसके बगल में कितने आ सकते थे? 18। ये 4 शेल्स हैं, तुम्हें इतनी याद रखनी है बस। 2 8 8 18, 2 8 8 18। ठीक है, अब देखो, अच्छा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये तो हाइड्रोजन था, इसके पास 1, हीलियम 2, लिथियम 3, सोडियम, सोडियम क्या है बेटा? 11। अब देखो कैसे आ सकते थे 11? पहली में 2 समा गए, दूसरी में कितने आ सकते थे? 8, 10 हो गए पूरे, एक जो बचा बाहर वाली में। क्लियर है सारी चीज? अब देखो क्लोरीन नहीं है, ठीक है, क्लोरीन का होता 17, तो कैसे आए होते? पहली में 2, 8, 10 हो गए, बच्चे बच्चे कितने अब? वो लास्ट वाली में आ गए। क्लियर है सारी चीज? बस हो गया। हाँ, अब इसी को है ना, थोड़ा मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, देखो हाइड्रोजन था, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ऐसे लिख दिया मैंने। हीलियम था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं जो मैं लिख रहा हूँ अभी। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता बताओ? 2 1। क्लियर है सारी बात? देखो इसमें 2 है और बाहर 1 है। अब इसमें देखो कैसे, बेरिलियम का कैसे लिखते हो तुम? 2 नहीं यार, ये बेरिलियम थोड़ी है, कार्बन है ये, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कार्बन है, दिस इज कार्बन। कार्बन के पास कितने हैं? 6, तो कितने आएंगे ये? 2 4। इसके पास सोडियम के पास कैसे लिखोगे अब? 2 8 1। इसके पास कैसे लिखोगे क्लोरीन के पास? 2 8। सारी चीज़ समझ में आ गई? क्लियर है सारी चीज़? ठीक है। हाँ, ये जो है ना, ये कार्बन है बेटा, ये धोखे से उस टाइम हो गया था ना, वो मैं सही नहीं कर पाया उसे, ये कार्बन है, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस समझते जाओ। ऐसी जो एलिमेंट होता है इट्स ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ही तरीके के उसके पास क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। क्लियर है सारी बात? अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? 2 और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्लियर है इतनी बात? जैसे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, जैसे O2 हो गया तुम्हारा, CO2, देखो 2 या 2 से ज़्यादा क्या आ गया इसमें? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये एटम्स हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम से जो मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल। जिसमें सेम टाइप के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये क्या कहलाएगा आपका? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जिसमें अलग अलग तरीके के होते हैं वो क्या कहलाएगा आपका? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर है सारी बात? जो एक तरीके से बना है वो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जो अलग अलग तरीके के एटम से मिला है वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे इसमें सिर्फ ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन आए और आपस में जुड़ गए ऐसे करके, ये सब बताऊंगा कैसे डबल बॉन्ड आया, कैसे ट्रिपल बॉन्ड आया अभी, ठीक है। ये कार्बन जो था, ये कार्बन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के मिलने से बना है, तो कैसे बना है ये? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तुम्हारा ये सब कोर्स में आएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं सब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो इसमें 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, तो तीनों एक जैसे थोड़ी हैं, अलग अलग है, तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये सिर्फ कंपाउंड बोल दो इसको। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, या सिर्फ मॉलिक्यूल बोल दो इसे। क्लियर है सारी बात? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सिंपल जो एटम होंगे उसको एक एक करके दिखाएंगे हम। देखो ना, ये हाइड्रोजन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला है, नाइट्रोजन अकेला है, कॉपर अकेला है, सोडियम अकेला है, तो ये कहलाएंगे आपके एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब मान लो 2 हाइड्रोजन आपस में आके चिपके, तो ऐसे चिपक जाएंगे वो, ठीक है। और इनको लिखते कैसे हैं हम? इसको लिखेंगे कैसे? तुमने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और 2 आके आपस में चिपक गए बॉन्डिंग के थ्रू, तो H2 ऐसे लिख देते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे ऑक्सीजन था तो कैसे लिखा तुमने इसको? O लिखा, और नीचे 2 थे ये तो 2 लिख दिया। ऐसे क्या होता बेटा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन आता तो क्या लिखते तुम? एक कार्बन आया और ऑक्सीजन कितने आए? 2, तो नीचे छोटा सा लिख दिया। ऐसी नाइट्रोजन होता, प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, कैसे करते? NH3। इसको एक तरीके से और लिख सकते थे, देखो नाइट्रोजन और ऐसे लिख दूं, 3 हाइड्रोजन आए तो क्या बना दिया उन्होंने? NH3। बात तो एक ही है, समझ गए? बस वही है, देखो, ठीक है। एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो H2O। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, इस तरीके से लिख दोगे आप। हाँ, वही है, देखो। अब मेन चीज़ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले सिखाया।
बस यहीं से तुम्हारे मेन चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के इलेक्ट्रॉन आपके कैसे कैसे अरेंज हैं एटम के बाहर, शेल्स में। ठीक है, एटम कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं आपके, शेल्स में। ठीक है, ये शेल्स हैं। पहली शेल क्या है, के। अच्छा, n=1 बोला गया है इसको, यानी के शेल नंबर 1 को क्या बोलते हैं, के। शेल नंबर 2 को l, शेल नंबर 3 को m, शेल नंबर 4 को n। अब वही चीज़ है, देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे मैक्सिमम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसमें कितने, 8। इसमें कितने आते थे, 8। इसमें तुम्हें ऐसे याद रखना है, कोई कुछ भी कहे इसमें 18 आएंगे, इसमें 32 आएंगे, कुछ नहीं देखना तुम्हें, 2 8 8 18, बस ऐसे याद रखना है। तुम्हारी इससे रिएक्शंस भी हो जाया करेंगी बड़ी आसानी से। ठीक है, अब देखो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका मतलब क्या है, हर कोई ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना चाहता है। उसके पास कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो, वो पहुंचना कहाँ चाहेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। क्लियर है बात। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी में 8, तो क्या हो गया 2 8। 3 शेल से तो 2 8 8 ऐसा करना चाहेगा, 4 शेल है तो 2 8 8 18 करना चाहेगा। क्लियर है सारी बात। अब देखो जो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम जो कह रहे हैं, यानी कि हर कोई एलिमेंट इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करना चाहता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एवरी एटम, लिखता हूं एवरी एटम वांट्स टू अचीव दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ भी हो, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां तक पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां तक पहुंचेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां पर पहुंचेगा, करेगा। और कैसे करेगा, बाय 3 रास्ते हैं उसके पास, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो गेन कर लेगा, या फिर क्या कर लेगा, अगर दोनों काम नहीं कर सकते तो क्या करेगा, वो शेयर कर लेगा। ठीक है, अब कैसे कैसे लूज करेगा, शेयर करेगा, गेन करेगा, ये सब तो मैं बताऊंगा मैं अभी। अब देखो जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हीलियम। हीलियम के पास बस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही शेल होगी जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला कौन सा आ गया, लिथियम। इसके पास कितनी शेल होंगी, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि पहली शेल में 2 आ गए, पहली शेल में तो आ गए बेटा, ऐसे लिख दूं मैं KLM। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल में कितने आएंगे, 2। क्या इसमें और आ सकते हैं क्या, तो दूसरी बचे हुए किसमें जाएंगे, इसमें चले गए, 2 1, देखो 2 1। आगे चलें, अब देखते जाओ। अब ये कार्बन आ गया। ठीक है, कार्बन के पास टोटल कितने हैं, 6 का मतलब क्या है, पहले लिख देता हूं यहां पर KL। पहली शेल में कितने आएंगे, 2। अब तो नहीं आ सकते, बचे हुए किसमें जाएंगे, सीधे सीधे L में कितने आ सकते थे मैक्सिमम, 8, तो 4 तो समा सकते हैं ना इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 और बाहर वाली में 4। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहां पर ध्यान से सुन लो, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब ये होता है बाहर, शेल मतलब शेल, बाहर वाली शेल को क्या बोलते हो आप, वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। अब नेक्स्ट देखो सोडियम। सोडियम के पास कितने, 11। सोडियम के पास कितने थे, 11। तो पहली शेल में कितने आएंगे, 2, इससे ऊपर तो नहीं आ सकते। दूसरी में कितने आ गए, 8। टोटल कितने हो गए, 10। जो एक बचा उठा के फेंक दो सबसे बाहर वाली। क्लियर है सारी बात। इसमें 2 आ गए पहली वाली में, ठीक है, इसमें, और इस वाले में कितने आ गए, 8, और इसमें कितना आ गया, बचा हुआ 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने टोटल, 17। तो 17 को कैसे लिखते हैं आप, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, बचे कितने, वो इसमें डाल दो। देखो पहले में कितने आ गए, 2, इस वाले में कितने, 8, और इस वाले में कितने आ गए, 7। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, आगे चलें। अब पोटेशियम। पोटेशियम के पास कितने हैं, 19। 19 का मतलब क्या हो गया, देखो पहली में 2, दूसरी में 8, कितने हो गए, 10, फिर 8 दे दो, कितने हो गए, 18। जो एक बचा सबसे बाहर, यानी कि 4 शेल हैं इसके पास। क्लियर है सारी बात। देखो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 1। क्लियर है सारी बात अभी है। अब देखो नेक्स्ट, बस हो गया। अच्छा यहां पर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है बेटा, 20। तो 20 को कैसे अरेंज करोगे बताओ, पहली में 2, दूसरी में टोटल कितने हो गए अब तक, 10, फिर तीसरी में 8। अब कितने हो गए टोटल अब तक, कितने और बचे, 2 और बचे बेटा। ठीक है, 18 और 2 20। क्लियर है सारी बात। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लोगे अब सबका।
ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी से बताओ, कर लो। 11 है, 11 का मतलब क्या हो गया? 2 8 1, ये हो क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। किसकी बात कर रहा हूं? फास्फोरस। फास्फोरस से कितना है? 2 8 5, कितना हो गया? इतना ही आसान है, बस तुम्हें क्या क्या याद करना है? एटॉमिक नंबर याद करने हैं सबके। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, बात एक ही होती है। मैंने तुम्हें पहले से बताया था ना शुरू में ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। तुम्हें इनके नंबर याद कर लेने बस, 1 2 3 4 5 20 तक। इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें याद तुम्हें एक्स्ट्रा होंगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन सी और याद करनी है, उसको याद कर लेना, फिर तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। हाँ, अब देखते हैं जरा, फाइंडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 तक हैं, तो क्या कहलाएगा वो? मेटल। अगर उससे ऊपर हैं तो नॉन मेटल। इतना मैं तुम्हें बता चुका हूं। वैलेंसी क्या होता है? नंबर, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने वो बॉन्ड बनाता है। इधर देखते हैं, चलो पहले मेटल और नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल कौन से होंगे? एलिमेंट विच हैव अप टू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहां तक इलेक्ट्रॉन उसके पास? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। 1 होगा तो भी मेटल, 2 होगा तो भी मेटल, 3 होंगे तो भी मेटल। अगली चीज क्या है? नॉन मेटल। अगर 3 से ज्यादा है, ठीक है, 3 तक तो मेटल है, 3 से ज्यादा है तो नॉन मेटल, 4 है तो 5 है तो 6 है तो 7 में 8 में, बस हो गया। समझ में आ गई सारी बात? 3 तक तो मेटल है, उसके आगे सारे नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसी को देख रहा हूं, जिससे मैं पूछूं वही बताना। बेटा तुम बताओ, मेटल के नॉन मेटल? सोडियम मेटल हो गया। क्यों? 3 से कम है। बस हो गया। 3 या 3 से कम क्या कहलाएंगे? मेटल। अब तुम बताओ बेटा, पीछे सप्तान क्या होगा? नॉन मेटल। क्यों? 3 से ज़्यादा। बस हो गया यार, सारी चीज़ें आसान है कि नहीं है? ठीक है, नॉन मेटल। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल मिलते कैसे हैं आपको नेचर में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें? वैलेंसी। तो व्हाट इज द वैलेंसी? मतलब उसे कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 1 बॉन्ड बनाएगा कि 2 बॉन्ड बनाएगा कि 3 बॉन्ड बनाएगा? ठीक है, दैट इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। या तो ये क्या क्या होती है बेटा, यहां पर जो वैलेंसी हो क्या कहोगे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, या कितने शेयर कर लिए टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या तुम्हारा? बता सकते हो? या तो 2 हो, या फिर क्या हो? 2 8 हो, या क्या हो? 2 8 8। बस तुम्हें इतना ही करना है, नीचे वाला जाना ही नहीं है। 20 तक यहीं पर निपटा दोगे तुम, काम हो गया तुम्हारा। पहले में 1 बॉन्ड होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसे नहीं है, मैं बताने जा रहा हूं। 2 2 8 2 8 8। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जितने इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच रहा है यहां पर, या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां पर पहुंच रहा है, या शेयर करके पहुंच रहा है, वही क्या है? ठीक है, उसकी वैलेंसी। उतने बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब बेटा इधर देखो, सोडियम की तुम्हें क्या निकालनी है? वैलेंसी। कैसे निकालोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो इसका। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमने लिखा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा लिखा हुआ आ रहा है? देखो 2 8 1। अब इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो रास्ता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर ले ये 2 8, और दूसरा रास्ता क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन घटाया तो 2 8, अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो क्या हो गया? 2 8 8। क्लियर है सारी बात? अब तुम खुद देखो कौन सा पास पड़ रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ना, यही इसकी क्या है? वैलेंसी। और वैलेंसी के आगे माइनस प्लस नहीं लगाते हैं। क्लियर है सारी बात? अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? फास्फोरस। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। कहां लिखूं? इधर लिख दूं फास्फोरस का? फास्फोरस से कितना था बेटा? 15। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 2 8 5। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, फिर से देखो, या तो क्या कर दे ये 5 इलेक्ट्रॉन खत्म करके क्या कर ले ये 2 8, हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाला। या दूसरा रास्ता क्या था इसके पास कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके गेन करो, क्या बना ले ये 2 8 8। बताओ कौन सा पास है? 3 वाला। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। सारी बात समझ में आ गई? लिख लो इसे बगल में। हाँ, मतलब वही है। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 8 8 होना चाहिए, मतलब स्टेबल वाला होना चाहिए। ये 2 8 हो गया और ये 2 8 8।
अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मेटल होते हैं वो हमेशा करते हैं बेटा, दे लूज इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे मेटल। और नॉन मेटल ये करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन, या फिर ये करेंगे ये शेयर इलेक्ट्रॉन। सारी बात समझ में आ गई अब? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? क्लियर है सारी चीज़? मेटल हमेशा करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और नॉन मेटल या तो गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। क्लियर है सारी बात? अब बेटा देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखो तुम क्या क्या निकाल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, वैलेंसी पता चल जाएगी, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता चल जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि शुरू के जो दोनों हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्या है आपके नॉन मेटल। बस इतना याद रखना है तुम्हें। बाकी सब में क्या लगा दोगे, 3 तक है तो मेटल, 3 से ऊपर है तो नॉन मेटल। क्लियर है सारी बात? अब यहाँ पर करना शुरू करते हैं। चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? देखो इसके पास बस एक ही रास्ता है कि क्या कर ले, ये 2 कर ले, ठीक है। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वही क्या होगा इसकी वैलेंसी। या फिर शेयर भी कर सकता है ये, ठीक है। अब क्योंकि नॉन मेटल है तो क्या करेगा, या तो गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। बस हो गया बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। हीलियम को देखो, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब बताओ पहले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा? देखो ना पहले से वहीं पर ही मौजूद है वो। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए 2, या फिर क्या होना चाहिए था 2 8। अब खुद बताओ इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत है इसे, तो इसकी वैलेंसी कितनी, यानी कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा ये। क्लियर है बात? और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है सारी बात? लिथियम को देखो, लिथियम में कितना है बेटा 2, 3 है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 2 1। अब इसके पास फिर से दो रास्ते हैं। पहला क्या है कि 2 तक पहुंच जाए, और 2 तक पहुंचते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाँ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन लूज करेगा ना, तो 2 हो गया। और यहां पर पहुंच जाए यानी कि 2 8, तो ऐसा करते हुए क्या करना पड़ेंगे इसको, 7 इलेक्ट्रॉन गेन। कौन सा आसान है, ऊपर वाला नीचे वाला? तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए? अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है इसके पास, और वैलेंसी भी 1। अब देखो, अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो क्या बन गया मेटल। और मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मेटल का पता लगाओ और जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उनको सबको हटा दो, दैट इज इट्स वैलेंसी। क्लियर है सारी बात? अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेरिलियम 2 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो अब इसकी वैलेंसी कैसे पता लगाओगे, फिर से वही करो, 2 रास्ते हैं, या तो 2 हो जाए या फिर क्या हो जाए 2 8। क्लियर है सारी बात? यहां पर जहां पर पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहां पर पहुंचने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, बताओ कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? तो वही सी क्या हो गई वैलेंसी। और ये क्या बन गया, और मेटल क्यों बना, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाते हैं कि मेटल होगा कि नॉन मेटल। वैलेंसी पता नहीं लगाती, याद रखना। तुम लोग हमेशा गलती करते हो, वैलेंसी से क्या लगा देते हो, मेटल या नॉन मेटल बनाना शुरू कर देते हो, फिर गलती हो जाती है। बोरॉन, बोरॉन के पास कितने हैं 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, मेटल के नॉन मेटल? मेटल। बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा? मेटल हमेशा ये करता है इलेक्ट्रॉन, अरे देखो तुमने लिखा है लूज करता है, वही है। फिर से देखो, हाँ अब या तो ये 2 पे पहुंच जाए या फिर किस पे पहुंच जाए 2 8। ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज, नीचे में 2 8 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन। कौन सा आसान है 3, तो वही सी क्या हो गई, यानी कि मेटल के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी उतनी ही वैलेंसी है। समझ में आ गया? अब आते हैं किसके पास, कार्बन के पास, ठीक है। तो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास कितने 2 4, तो इसके पास क्या रास्ते हैं, या तो 2 कर ले या फिर क्या कर ले 2 8। ऐसा करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन लूज 4, ऐसे करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने 4। दोनों ही मुश्किल है, 4 लूज करना और 4 गेन करना, तो ये करेगा ये। अच्छा इतना तो देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो क्या बन गया ये नॉन मेटल। अब मैं तुमसे एक चीज बताई, मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी मुश्किल है, तो ये करेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो ये करता है ये, वैलेंसी तो इसकी 4 ही हो गई, लेकिन कैसे करेगा, बाय शेयरिंग, ठीक है। क्योंकि एनर्जेटिकली यानी कि एनर्जी वाइज ये बहुत ही ज्यादा
ठीक है, एनर्जी कंज्यूम करेगा ये प्रोसेस, तो इसलिए क्या होगा, ये शेयर करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा हो जाता है। क्लियर है सारी बात, समझ गए कि नहीं समझे? मतलब 4 गेन करना भी मुश्किल है, 4 लूज करना भी मुश्किल है, तो इसलिए करता है वो शेयर कर लेता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा 2 5, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, और 5 का मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ नीचे लिख दी, पता है ना सबको? ठीक है, अब इसकी वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए करना है तुम्हें फिर से 2 रास्ते हैं, या तो क्या कर ले 2, या क्या कर ले, क्या हो जाएगा 2 8, ठीक है। तो यहां तक जाते जाते ये करना पड़ेगा, इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और यहां पर करते हुए 3 इलेक्ट्रॉन। अब बता कौन आसान है, ऊपर वाला नीचे वाला? तो यही इसकी क्या हो गई, समझ में आ गया सारा? ठीक है, हो गया ना क्लियर? ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का कितना है 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मेटल के नॉन मेटल, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अब इसकी वैलेंसी क्या पता करनी है तुम्हें, या तो 2 आ जाए या फिर 2 8, ऐसे करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 6, ऐसे करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन, तो नीचे वाला आसान है 2, तो यही क्या बन गया इसकी वैलेंसी। बात समझ में आ गई? अब क्या बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना हो गया 2 7, तो फिर से क्या रास्ता है इसके पास, या तो 2 कर ले या फिर क्या कर ले 2 8, ऐसा करते हुए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और ऐसा करते हुए 1 इलेक्ट्रॉन गेन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है, ये उसकी हो गई वैलेंसी। अब तुम बताओ मेटल के नॉन मेटल। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। क्लियर है सारी बात, नॉन मेटल हो गया। अब नियॉन का तुम लोग खुद बता दो क्या होगा, जल्दी से करके बताओ, लिखो सही है। अब देखो नियॉन के पास क्या है बेटा 2 8, अब इसे कहीं जाने की जरूरत है क्या, खुद ही इस टेबल में बैठा हुआ है 2 8 वाले में, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 का मतलब नॉन मेटल। अब खुद देखो जरा वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, कुछ ना तो इसे लूज करना, ना गेन करना, ना शेयर करना, तो कितना हो गया 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को या तो क्या करेंगे गेन करेंगे या शेयर करेंगे, ठीक है। लूज करते हैं सिर्फ मेटल, याद रखना, ठीक है। मेटल क्या करेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो मेटल ने हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या किया, देखो यहां तक इलेक्ट्रॉन लूज तो किए इसने, ठीक है, लेकिन यहां पर जो नॉन मेटल है उन्होंने क्या किया, शेयर भी किया और गेन भी किया। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ और सिर्फ ये गेन कर रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं बेटा यहां पर इतनी शेयरिंग भी कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकते हैं। इनके पास दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं कर सकता, ये सिर्फ क्या करेगा शेयर करेगा। क्लियर है, नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा शेयर करेगा। बाकी सारे शेयर भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, लेकिन मेटल क्या करेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। क्लियर है सारी बात? चलो बेटा इधर देखो, सोडियम के पास 11 है, तो सबसे पहले मैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे रहा हूं तरफ से। इससे कितना हो गया 2 8 1, मैग्नीशियम का 12 यानी कि 2 8 2 8 2, इससे कितना हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का कितना हो गया 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, ठीक है। आयरन कितना हो जाएगा बेटा 2 8 8, पोटेशियम का बताओ 2 8 9 थोड़ी होगा, 2 8 8 1, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 2 8 8 2। अब मैंने तुम्हें सिंपल सी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान से देखना, पीछे वाले में ये आ गया। जहाँ तक मेटल है, मेटल के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या है वैलेंसी। देखो नॉन मेटल के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 में से उसको घटा दो, नॉन मेटल की वैलेंसी क्या निकल के आ रही है बेटा, नॉन मेटल की वैलेंसी क्या आ रही है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो 8 माइनस 4 यानी कि 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, 8 माइनस 5 3, ठीक है। ये नेगेटिव लग रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा दोगे तो आपको आ जाएगी। अब देखो इससे क्या हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 आ गया 2, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 1 आ गया। इसको देखो
8 माइनस 8। क्लियर है बात? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके 3 तक है तो वही क्या है, आपकी वैलेंसी है। इससे ऊपर हुई तो उसमें से 8 में से उसको घटा दो। क्लियर है सारी बात? अब यही करूंगा मैं यहाँ पर अगले वाले में, ये सब नहीं करूंगा। ये समझ में आ गया? ये तो बेसिक था, ये तो समझ नहीं था तुम्हें, लेकिन तरीका ट्रिक वो है। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा हूँ वैलेंसी फॉर मेटल। अच्छा पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लें। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास 6 7 8 1 2, ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले, उठा के मैंने वहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है आपको कि आपका मेटल है कि नॉन मेटल। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मेटल, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मेटल, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, और 3 से ऊपर होते ही नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल हो गया, ये वाला भी 5 मतलब नॉन मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मतलब नॉन मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 मतलब नॉन मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 मतलब नॉन मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 मतलब मेटल। फ्लो में मत जाओ, मेटल हो गया वो। ठीक है, मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मतलब, सारी बात समझ में आ गई अब? ठीक है, अब लास्ट चीज बचती है वैलेंसी। वैलेंसी के लिए क्या करना है तुम्हें? फॉर मेटल, यहां पर लिख दूं फॉर मेटल। वैलेंसी किसके इक्वल होगी? वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? अब फॉर नॉन मेटल, फॉर नॉन मेटल, ये ट्रिक है, बाकी तरीका तुम्हें पता ही चल गया। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताओ मेटल है ये तो मेटल है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। मेटल है तो अब क्या करोगे बेटा? 8 माइनस 4 तो कितना हो गया? बस इसकी वैलेंसी ये आ गई। बताओ क्या हो जाएगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो क्या मतलब 3। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मेटल है, और क्या कर दोगे? जितनी वैलेंसी उतना ही, सॉरी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी, यानी कि एक, इसकी वैलेंसी तो सारा किस्सा समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, उस चीज को सबसे ऊपर लिख लेना कॉपी के मत्थे पे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए रिवीजन करते टाइम। और देखो जितना है ना, ये सब चीजें जो हैं, ये तुम्हें बेटा कम से कम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि नंबर क्या है इसका ये। ठीक है, और इसका सिंबल पता होना चाहिए और नाम पता होना चाहिए। तुम चीज़ें खुद सीख जाओगे, ये तुम्हारे मतलब फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए अगर केमिस्ट्री आपको ढंग से समझनी है। यहाँ तक कि रिएक्शन भी मैं तुम्हें इसी से कराऊंगा इसका यूज़ करते हुए। मैं तुमसे पूछूंगा इसकी बैलेंसिंग कितनी, इसके पास क्या, ये सारी चीज़ें क्या, और उसके बाद सिर्फ बैलेंसिंग जो होती है ना, बैलेंसिंग, वो तुम्हें अच्छी तरीके से आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलो बेटा, अब तक हमने बैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल, नॉन मेटल सारी चीज़ें सीख ली। ठीक है, मतलब ये रिएक्शंस के लिए कर रहे हैं हम सारी चीज़ें कि रिएक्शंस हमारी ईजी हो जाएं। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये तो हमें नहीं करना है। हाँ, आयंस के बारे में बात करते हैं अब हम। ठीक है, जो आपके आयंस होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके? आयंस। यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके? आयन। अगर इनको और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कैटायन कहलाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एनायन कहलाएंगे। अब देखो क्या है, ये बनते कैसे हैं? दे आर फाउंड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आ रहा है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने तुम्हारे मत्थे पे चिपका दिया तो अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आया वो? तो तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक, क्योंकि वो अपने साथ चार्ज कैरी कर रहा है नेगेटिव वाला। ठीक है, अब देखो आयंस जो है आपके, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे ये क्या कहलाएंगे आपके? कैटायन। अब एक करके देखते जाते हैं, समझते जाते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखो इतना तो हमें पता चल गया आयंस क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स हैं। ठीक है, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स। और इनका बनते कैसे हैं? या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें या इलेक्ट्रॉन गेन कर दें। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
अब देखो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो क्या कहलाएंगे? कैटायन। ये क्या होते हैं बेटा? दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और ये कौन से होते हैं? एनायंस नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अब एक करके देखते हैं बनते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास कोई एक एलिमेंट है x, ठीक है। इसके पास मैं कह रहा हूं ना जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मैं चलो एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं, सोडियम वाला एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए, ठीक है। हमने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो 11 का मतलब क्या है? इसके पास 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने इसके पास? 11। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल चार्ज देखना कितना आ रहा है इसके ऊपर? नेगेटिव पॉजिटिव को मारो 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। अब देखो क्या होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? 281। जब ये सोडियम था ऐसे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? 281। तुम कह रहे थे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। और लूज करने के बाद में क्या बन जाएगा? ये 2 8, वही इसकी वैलेंसी होती थी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन इसके पास? अब कितने बचे लूज करने के बाद? देखो पहले थे इसके पास प्रोटॉन कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब? 10। तो टोटल चार्ज देखना कितना आया? प्लस का 1। बात समझ में आ गई? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। कैटायन क्या करते हैं बेटा? दे आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये फॉर्म्ड बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है बात? अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो कैटायन हमेशा कौन बनाता है? ठीक है, मेटल्स। कैटायन कौन बनाता है? मेटल्स। मेटल्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैट आयंस, ठीक है। बस इतना ही है। अब देखो जो मेटल होते हैं उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है बाहर उन सबको निकाल दो, कैटायन बन जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां पर जैसे सोडियम लिया, सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसको निकाल दो, दैट इज कैटायन बन गया आपका। तो Na पॉजिटिव, एक चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 पॉजिटिव, और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि मेटल के पास कितने होते हैं? हद से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन देखो, मेटल मेटल पहचान लो पहले, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, वही उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और वही उसकी वैलेंसी बन गई। अब क्लियर है सारी बात? मैं कह रहा हूं एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव। क्लियर है सारी बात? ठीक है, और 3 ही इसकी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। अब नॉन मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, उसको अट्ठा करना है तुम्हें पूरा। जैसे क्या है ये, मैं इसको ले रहा हूं क्लोरीन को। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी आउटरमोस्ट शेल में? 7। कितने इलेक्ट्रॉन दूं कि अट्ठा पूरा हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन। अरे 7 थे, 1 दिया तो कितने हो गए? 8। और 1 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना नेगेटिव चार्ज? 1 नेगेटिव चार्ज आया। तो क्लोरीन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 1 नेगेटिव। ऐसे मैं बात करूं किसकी? मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूं, तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव। क्लियर है बात? तुम्हें अट्ठा पूरा करा देना है। और अट्ठा पूरा मेटल कैसे अट्ठा पूरा करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल कैसे अट्ठा पूरा करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सारी बात समझ में आ गई? तो जो कैटायन है वो कौन बनाता है? मेटल। और जो एनायन है वो कौन बनाता है? नॉन मेटल। इतनी बात समझ में आ गई ना हमारे? ठीक है, तो एनायन कौन बनाएगा? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। इसका भी एक एग्जांपल लेंगे और खत्म करेंगे इसे। अब देखो जैसे किसी बात कर रहा हूं मैं क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 है ना टोटल। तो तुमने लिखा 2 8 7। अब खुद बताओ अट्ठा पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? गेन करेगा। और ऐसा करने के बाद में क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लाया? 1 नेगेटिव, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बात क्लियर है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब खुद देखो क्या हो जाएगा? 2
5। मेटल के नॉन मेटल? नॉन मेटल है ना। जब नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इकट्ठा पूरा हो जाए? 3। तो +3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए और क्या बना दिया बताओ? खुद देख लो, 2 8 हो गया ये, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? नेगेटिव का कितना? 3 नेगेटिव, बस हो गया यार। ठीक है। एनायन कैसे बनते हैं? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बने बताओ? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सारा खेल समझ में आ गया? अब जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है वही इसकी वैलेंसी भी है, जो चार्ज है वही वैलेंसी है। माइनस वैलेंसी में माइनस नहीं लिखते, बस हम 3 वैलेंसी होगी। अब ऐसे नहीं लिखोगे +1 इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, लेकिन चार्ज कितना है? प्लस। चार्ज लिखने के लिए आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ, चार्ज में आपको साइन लेना पड़ेगा, और जो मतलब वैलेंसी है उसको एज इट इज लिख दोगे। क्लियर है सारी बात? बस हो गया। जल्दी जल्दी लिख लो इसे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? विच अमंग द फॉलोइंग विल फॉर्म कैटायन एंड एनायन। पहले तो मैं ये बताना है कौन सा कैटायन बनाएगा, कौन सा एनायन बनाएगा। एंड राइट द चार्ज एक्वायर्ड बाय देम। उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है ये भी बताना है आपको। पहले तो बताना है कि कौन सा कैटायन बनाएगा, कौन सा एनायन बनाएगा, और जो बनाएगा एनायन या कैटायन तो उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11। 11 का मतलब क्या है? पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, 2 8 1। मेटल के नॉन मेटल? मेटल है। तो मेटल होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितने बाहर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको उनको लूज करा दो और तुम्हें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या है ये क्या बनाएगा? कैटायन। क्या बना रहा है बेटा ये? सबसे पहले चीज तो क्या है ये? कैटायन बना रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज ए मेटल। और मेटल कैसे पता चला तुम्हें? इसके बाहर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद इधर देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा ये? -1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 2 8। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? Na पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के पास फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 2 8 2। सबसे पहला काम बताना मेटल के नॉन मेटल? मेटल है। ठीक है, दिस इज द मेटल। अब तुम्हें बताइए मेटल के ऊपर तुम्हें कैसे निकालना है चार्ज? जितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं उनको वहां से निकाल दो। जो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराए, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया इसका? 2 8। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया बताओ? 2 8 होते ही पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। क्लियर है सारी बात? जितने इलेक्ट्रॉन बाहर थे वो आपने क्या करा दिए? उसको निकाल के फेंक दिए, और जैसे इलेक्ट्रॉन जितने आपने निकाल के फेंके उतना ही उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे तुम्हारा है, कितना आ गया बेटा? 2 7। मेटल के नॉन मेटल? नॉन मेटल। और नॉन मेटल तो तुम जानते ही क्या होता था। अब नॉन मेटल में बताओ इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, 8 पूरा कराना पड़ेगा तुम्हें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कराने पड़ेंगे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। तो अब इसको कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे? यार कैसी बातें करो, 7 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तुमने इसमें डाला तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8। और ऐसा होने के बाद में बताओ क्या बनेगा इसके ऊपर? कितना नेगेटिव चार्ज? -1, या फिर माइनस लिख दो, बात एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट नियॉन बताओ। 2 8। मेटल के नॉन मेटल? नॉन मेटल। अब इलेक्ट्रॉन तुम्हें इतने डालने हैं इसमें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे? कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पड़ेगा ना, तो 8 पहले से पूरे हैं, तो नियॉन हमेशा क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। इसकी वैलेंसी 0। क्लियर है सारी बात? अब कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पोटेशियम। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। कितने बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन? 19। तो 2 8 8 1। अब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही ये क्या हो गया बताओ? मेटल। और मेटल क्या करता है? जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भगा देता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दिया, और क्या बन गया ये? K पॉजिटिव। सीधे ऐसे लिख रहा हूं मैं अब। ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा फिर? 2 8 8। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब अगला क्या है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज करिए आपने? 2 5। मेटल के नॉन मेटल? नॉन मेटल। इट इज ए नॉन मेटल। और नॉन मेटल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज?
3 नेगेटिव, यानी कि 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। नेक्स्ट क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का लिखो बेटा 2 8 3। मेटल के नॉन मेटल, अरे 3 तक तो मेटल होता है मेरे भाई, अब भी गलती करोगे क्या, दिस इज ए मेटल। तो मेटल क्या करेगा बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों क्या कर देगा ये लूज कर देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव, यानी कि 2 8 इसके क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे होगा 2 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। देखो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल, 2 है तो मेटल, 3 है तो मेटल, 3 तक क्या कहलाएगा मेटल, और 3 से ऊपर चले गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल, उसी से बता लगा रहे हैं हम। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये 6 से 8 हो जाए, 6 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा यार, ऐसी बातें मत करो। देखो 2 इलेक्ट्रॉन जब आपने जोड़े तो कितना हो गया ये, ठीक है हाँ, तो इसके ऊपर कितना निगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या है 2 नेगेटिव, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 2 8। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात। अब चेक कर लो, गलत है तो सही कर लो बेटा। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये ई से इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है वही मान के चलो। ठीक है, ई नेगेटिव। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कैल्शियम, अब मैं तेजी के साथ करता हूं तुम लोग देखते जाओ। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 20, तो इसको अरेंज करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2 8 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, सो इट इज ए मेटल, एम लिखूंगा मेटल को अब से। ठीक है, ये मेटल हो गया। तो अब बताओ जितने मेटल के पास बाहर इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब क्या कर देते हो आप, हटा देते हो, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खत्म कर देगा, हटा देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास अब 2 8 8, तो यानी कैल्शियम को कितना पॉजिटिव चार्ज आया 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। समझ में आ गई बेटा इतनी बात। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज लिथियम, यानी कि 2 1, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है ये मेटल है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन यहां से भगाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन है भगा दो, मेटल है तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है हटा दो। तो बताओ क्या आ गया लिथियम के ऊपर कितना चार्ज, प्लस लिख लो या +1 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 2, बस खत्म। अब अगला कौन सा है क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17, यानी कि 2 8 7, मेटल के नॉन मेटल, और नॉन मेटल को NM लिखूंगा मैं अब। ठीक है, नॉन मेटल हो गया। कितने, अभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, गेन करेगा, कितने करेगा 8 पूरा कराओ, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कराओ तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बस हो गया। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, मैं तो ऐसे लिखता हूं। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, क्या बन गया ये क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखो 2 8 8, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्या हो गया 2 8 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो 2 8 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन, तो कार्बन क्या है बेटा 2 4, अब ये चीज अच्छी आ गई। तो अब बताओ मेटल के नॉन मेटल, ये नॉन मेटल तो है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयर, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी मुश्किल, तो ये करेगा ये इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब क्या है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को और 4 ले लिए तो 8 हो गए, नहीं हो गए, शेयरिंग हो गई ना। ठीक है, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, वैलेंसी 4, यानी कि जो चार्ज है इनके ऊपर वो तो उसकी वैलेंसी है। ठीक है, लेकिन इसने जो शेयर किया वो भी तो वैलेंसी होती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता तभी तो चार्ज आता है, क्या इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या ये आयन बनाएगा, विल नॉट फॉर्म द आयंस। तो क्या करता है ये, इट विल नॉट फॉर्म द, इट विल नॉट फॉर्म आयन, हमेशा एक बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ही है वो आगे करेंगे हम। चलो बेटा नेक्स्ट, बस हो गया, ये इतना ही था क्या। ठीक है,
चलिए बेटा, इसमें क्या करना है हमें? राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड यूजिंग वैलेंसी। वैलेंसी का यूज़ करते हुए आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना होता है। अब बेटा इधर ध्यान से देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेटल मेटल एक दूसरे के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद नॉन मेटल। और ऐसा करते हुए कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी लिख लेना बस ऐसे ही, ठीक है? आगे जाके है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है, एज वेल एज मेटल। इनके नॉन मेटल मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ रही तुम्हारे? ठीक है। हमेशा जो आपके मेटल होंगे उनके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। दे लूज द इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल या नॉन मेटल का गुच्छा जो आएगा जब भी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें बता रहा था ना आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें आयंस बनते हैं। आयंस मतलब ये बॉन्ड कैसे बनता है? बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसा मैं कह रहा हूं, एक मेटल लिया मैंने सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 8 1। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, इसको इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना लिया? Na पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहां से अलग हट गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, उतना ही इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वहीं पर एक दूसरा नॉन मेटल था, ये क्या था आपका? मेटल। अब मैंने तुमसे कहा था मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब नॉन मेटल आया क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। तो 2 8 7 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बताओ? ये इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया? ये Cl नेगेटिव, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो क्या बना, एक Na पॉजिटिव बना है और दूसरा क्या बना है? Cl। अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और चिपक जाते हैं आपस में आके। इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या बना लेंगे? NaCl। इस टाइप का बॉन्ड जिसमें एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कैटायन बना लिया, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना लिया? एनायन। उसको क्या, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो बॉन्ड बनता है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कह लो या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दोनों बोलते हैं इसको। आयनिक बॉन्ड कह लो इसको या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनेगा ये? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अब याद रखना, ये हमेशा किसमें बनता था, तुम्हें याद है? अच्छा, आयनिक बॉन्ड किसमें बनता था? मेटल और नॉन मेटल के बीच। ये किसमें बनता है? बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में, बिटवीन नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। अब देखो क्या होता है, शेयरिंग होती है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो कैसे लिखोगे आप? 1, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से यहां पर देखना, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अब एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन किससे लेता है? ये वाला हाइड्रोजन कहता है चलो यार, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया ऐसे करके, और इस बगल वाले हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। देखो, इसके भी 2 पूरे और इसके भी 2 पूरे, इसको बोलते हैं शेयरिंग। बराबर बराबर शेयरिंग हुई, ठीक है। अब देखो, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, शेयर कर लिया। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन से काम चला रहे हैं। अब ऐसे में किसकी बात करता हूं? क्लोरीन। अब देखो, क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 2 8 7 ये तो होते हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अट्ठा पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसे दूसरा क्लोरीन आया होगा, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2 8 7 ऐसे तो होगा इसका। अब देखो, हमेशा कौन से कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाते हैं? बाहर के इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे,
ठीक है, यही शेयरिंग करते हैं। अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे दूसरा क्लोरीन आया, 1 2 3 4 5 6 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अब क्या करते हैं ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इसने कहा यार तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, और इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बात समझ में आ गई सारी? ठीक है। अब ऐसे ही एक और दे रहा हूं मैं, देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 2 6। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन आएगा, उसके पास भी कितने होंगे? 2 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम, कितने हैं? ये आउटर मोस्ट वाले बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऐसे इसके देखो 1 2 3 4 5 6। अब तुम ध्यान से देख के मुझे बताओ, इसको कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको भी, तो ये अपने इसको दे देगा, ये इससे ले लेगा। तो इसने इसको दिया ये, और ये इसने इससे ले लिए। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? देखो ऐसे करके हुए हैं, और एक बॉन्ड बनाइए, सॉरी ये एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कितना बॉन्ड बन रहा है? 1। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है, यहां पर 2 बॉन्ड है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ शेयरिंग वाले? एक इधर से, एक इधर से, 2। ठीक है, ऐसे इसमें देखो कितने, यानी कि एक बॉन्ड बना है। इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अभी जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, उसमें और अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं तुम लोगों को। ये फिलहाल इतना समझ में आ गया तुम्हारे कैसे होता है? कर लो इसे, नोट कर लो। एक चीज और देखना है यहाँ पर, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे। देखो क्लोरीन था, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना लिया? Cl नेगेटिव। सोडियम था, Na, ठीक है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब ठीक है, तो यह बन जाएगा ये Na पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इधर लाके क्या लिखना पड़ेगा मुझे? वो तो ऐसे लिखते हैं बेटा इसमें। ठीक है, अब ये Na पॉजिटिव बन गया, और Na क्या था आपका? मेटल, और क्लोरीन क्या है आपका? नॉन मेटल। और मैंने तुम्हें पहले बताया था मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उनके ऊपर, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इन्हीं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। याद रखना क्या होता है ये? दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये क्या होता है बेटा? वेरी स्ट्रांग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। याद रखना इस चीज को। ये चलो बेटा अब इधर समझते जाओ। दिस इज व्हाट? ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिंगल तो हो गया हमारा, डबल भी हो गया। अब करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या है, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 7। यानी कैसे होंगे ये? 2 5। ऐसे दूसरा नाइट्रोजन आया, उसके पास कितने? 2 5। एक नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 3 की जरूरत है ना। देखो अब क्या करेगा ये। अब तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, देखो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कैसे किया तुमने। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो तीनों यहां पर लगा दो ऐसे करके। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। अब बचे कितने? 2, ऐसे लगा दो। अब देखो इसने इससे 3 शेयर कर लिए, जिसको जरूरत थी इसने इसके साथ कर लिए। देखो इन सबके 8 8 हो गए, नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरीके से जो बॉन्ड बना इसके बीच में कौन सा बना? 1 2 3। एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है। सारी बात समझ में आ गई? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सही है। अब देखो बेटा, मतलब नेम एंड सिंबल ऑफ द आयंस, ये इंपॉर्टेंट आयंस है तुम्हारे। कुछ मैंने बीच में जोड़ दिए ऐसे करके, काले काले से जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखो क्या है, जो इनके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वही इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। 1 पॉजिटिव का मतलब वैलेंसी 1। और इसमें से आधे से ज़्यादा तुम्हें पता है पहले से ही, और 20 तक वाला है। जो तुम्हें याद करने वाला मैं तुम्हें बताते जाता हूँ, बाकी जो तुम लिखे हैं तुमने वो मत लिखना। ठीक है। अब देखो इधर सोडियम तुम जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने किया है, Na पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है इसके ऊपर। 1 पोटेशियम की भी 1, सिल्वर की 1, कॉपर की 2 होती है बेटा। एक कॉपर फर्स्ट होता है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा यूज नहीं होने वाला।
ठीक है, तो इसके ऊपर 1 चार्ज है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी एक ही होगी, लेड। ठीक है, तुम्हारे 10th में ही है ये। इसको इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 पॉजिटिव। अब देखो मैग्नीशियम तुम्हारा है, कैल्शियम भी तुम्हारे कोर्स में है, ठीक है, ये सीधे सीधे 20 वाले तक ही हैं। अब देखो कौन कौन सा है, जो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, जो तुम्हें अभी लिख लेने हैं। जिंक की कितनी होगी? 2 पॉजिटिव। आयरन सेकंड, आयरन के भी 2 होते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे नहीं कर रहा, जिस वाले को ब्लू से करूँ वो तुम्हें लिख लेना है अभी। जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर सेकंड। देखो एक कॉपर क्या था? फर्स्ट, और दूसरा कॉपर सेकंड। कॉपर सेकंड ज़्यादा यूज होता है आपका, समझ में आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम की कितनी है? +3। एक और है आयरन थर्ड। एल्यूमिनियम तो तुम्हारा कहाँ पर आ जाएगा? 20 तक वाले में आ जाएगा, ठीक है। आयरन क्या है? आयरन की थर्ड भी है और आयरन की 2 भी है। आयरन की ज़्यादातर कौन सी यूज़ होगी? थर्ड। कॉपर की कौन सी ज़्यादातर यूज़ होगी? सेकंड। याद इतना समझ में आ गया ना? बस हो गया यार। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा? 1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन दोनों तरीके से काम करता है, मेटल के साथ जाएगा तो नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ जाएगा तो मेटल की तरह काम करेगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है उसका। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितनी है? +1। और हाइड्राइड, जितने भी नेगेटिव आएंगे उनके आगे आइड लगा होगा या फिर 8 लगा होगा। नेगेटिव वालों के आगे क्या लगा होगा? आइड या फिर 8। और जितने भी आपके पॉजिटिव वाले हैं सबके आगे क्या लगा है? EM मोस्टली, ठीक है। अब देखो क्लोराइड -1 है, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1, ऑक्साइड जो ऑक्सीजन का तुमने थोड़ी देर पहले बनाया होगा, ठीक है, तो ये है आपका 2 नेगेटिव। सल्फाइड, ये सब तुम्हारे किस में है? 20 वाले तक के हैं, ठीक है। नाइट्राइड, ये भी 20 का है, नाइट्रोजन का, सही है। अब देखो ये आपके कॉम्प्लेक्स वाले हैं, अभी 3-4 इकट्ठे होके आते हैं। ये तुम्हें याद रखना, अमोनियम के ऊपर क्या होगा? NH4। ये पूरा जो NH4 था, NH4, इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? +1। यानी कि जो NH4 है पूरा ये, इसके ऊपर कितना है? +1। तो इसकी वैलेंसी कितनी? NH4 की 1 है वैलेंसी, ठीक है। ऐसे हाइड्रोक्साइड पूरे OH के ऊपर कितना है? -1, ठीक है। ऐसे ही क्या है? नाइट्रेट, इसके ऊपर क्या है? नाइट्रेट के ऊपर NO3-1। कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको भाई, नहीं कार्बोनेट थोड़ी है, सॉरी, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये इतना है पूरा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आगे कार्बोनेट। इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनेट, जो कल कराया था मैंने, तुम्हें याद हो तो। एल्यूमिनेट AlO2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक है। इनको याद रखना है अच्छी तरीके से, एल्यूमिनेट और जिंकेट को। अब देखो 2 वाले आ गए, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। इस चार्ज को देखो, ये 3 मत देखना नीचे वाला, ठीक है। तो कार्बोनेट की कितनी है? -2, कार्बोनेट की है -2। और ऐसे ही देखोगे तुम सल्फेट, सल्फेट की कितनी है? -2, ठीक है। यानी कि इस पूरा ये जो है आपका पूरा CO3 है, जो CO3 पूरी एक स्पीशीज ऐसे करके बंधे हुए हैं सारे के सारे, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, और ऊपर कितना चार्ज है इसके? -2। ऐसे ही SO3 है, इसके ऊपर कितना है? पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव, इसका नाम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? सल्फाइट। सल्फेट के ऊपर क्या हो जाता है? SO4, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, उसके ऊपर कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव, सही है। जिंकेट, एक जिंक है, हाँ ये कल कराया मैंने, जिंक के साथ में क्या है? O2, ठीक है। एक जिंक के साथ 2 ऑक्सीजन है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव। ऐसे ही फॉस्फेट, इसके ऊपर क्या है? PO4 था पूरा, ठीक है, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, इसके ऊपर कितना चार्ज? 3 नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इनको लिख लेना आपको एक तरफ। ये जितने हैं ना तुम्हारे ये वाले, इनको मैं इधर लिखने जा रहा हूं ऊपर, ऐसे याद कर लेना। साइड में देखो, फ्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, आयोडाइड नेगेटिव। कैसे याद रखोगे इसको? फिर कल बाहर आई, ठीक है। एक नीचे और होता है इसके, AT, उसको बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। तुम्हें क्या लिखना है? फिर कल बाहर आई। इन सबके ऊपर क्या है? -1, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऐसे लिख लेना ट्रिक से, तुम्हें याद हो जाएगा आज के बाद। अब जितना इनके ऊपर चार्ज है वही इनकी वैलेंसी है। अब पॉजिटिव है तब भी, अब मान लो पॉजिटिव 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी? 1। अब वैलेंसी के आगे प्लस माइनस नहीं लगाओगे, वैलेंसी कितनी रखोगे? 1। अब जैसे मैं बात करूं किसकी? फॉस्फेट, इसकी वैलेंसी कितनी है? PO4 की 3 वैलेंसी है, ठीक है। -3 नहीं बोलना, 3 वैलेंसी है।
वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगाते, यानी कि जितना चार्ज होगा उतनी ही वैलेंसी होगी। क्लियर है सारी बात? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। इसे हटा रहा हूं मैं और टेबल अपने सामने रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाना है तुम्हें। अब तुम्हें सोडियम की वैलेंसी पता होना चाहिए, एक तो मैं बता रहा हूं, उसके बाद तुम करोगे। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। अच्छा, पहले तो ये देखना है तुम्हें, ये अब जो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये आयनिक होगा कि कोवैलेंट होगा? सोडियम क्या है? मेटल। तुम ध्यान से देखो, ये क्या था? मेटल। और ये क्या है आपका? नॉन मेटल। ये सब मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है। दिस इज नॉन मेटल। अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड। जो NaCl बना दैट इज NaCl इज, ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत यानी कि स्ट्रांग होता था। अब ये कंपाउंड कैसा है आपका? बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए क्या होगा ये? अब नमक जो होता है ना, नमक का डेला तो देखा होगा तुम लोगों ने। तुम्हारे फेंक के मारू मत्थे पे तो क्या होगा पता है ना तुम्हें? बहुत ही ज्यादा मजबूत। मरोगे तो नहीं बेटा, खून निकल जाएगा। अच्छा, इतना समझ में आ गया अब? ठीक है, इनको सबको करते जाओ अपनी कॉपी में। एक यहां पर ना एक चीज और जोड़ने जा रहा हूं मैं, इधर देखो, काम में आएगा तुम्हारे, अभी 10th में ही है वो। यहां पर लिख रहा हूं मैं एसीटेट आयन। क्या? एसीटेट, ठीक है। एसीटेट के ऊपर क्या, एसीटेट कैसे दिखता है आपका? CH3COO नेगेटिव, यानी कि इस पूरे CH3COO के ऊपर कितना चार्ज है? -1, ठीक है। समझ में आ गई तुम्हें बात? और एक ऐसी क्या होता है आपका? फॉर्मेट। इस ऊपर कितना चार्ज क्या होगा? ये COO, यानी कि HCOO नेगेटिव। इस पूरा HCO के ऊपर कितना चार्ज है? -1, ठीक है। हाँ, इसका एक नाम और होता है, एसीटेट कह लो या फिर इसको क्या कह लो? इथेन O8। इसका एक नाम और होता है, क्या होता है बेटा? मीथेन O8। अब ध्यान से देखना, देखो जितने भी आपके बहुत सारे आयन हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आगे 8 8 8 8 या 8 लग रहा है। देखो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम है इसके पास और नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके आगे क्या लगा है? देखो 8। जिंकेट, ठीक है। सल्फेट या फिर आइट, 8 8 8 8 8। अच्छा, ये दोनों नाम एक ही है, याद रखना। इथेनोइट कह लो या फिर एसीटेट कह लो, फॉर्मेट कह लो या फिर मीथेनोइट कह लो। बात समझ में आ गई? अब 8 वाले कौन से हैं? जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा हो और नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन और वो क्या चीज़ है इसके पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले, ठीक है, किसी के साथ कंबाइन वाले कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो और उसमें ऑक्सीजन भी हो और नेगेटिव चार्ज है, तो आगे क्या लगा दोगे? 8 या फिर 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इधर देखो, जैसे जिसके पास जो सिंगल हो, अपने आप में अकेला हो, उसे आगे लगा देते हो आइड, सिवाय एक के, हाइड्रोक्साइड। इसके आगे क्या लगा है? हाइड्रोक्साइड। बाकी सबके आगे देखो 8 वेट लगा हुआ है, ठीक है। ये तो कर लिया होगा तुमने, ये करोगे भी? कर लो फिर। अब बेटा, अब पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में तुम्हें बॉन्ड बनाना है, तो पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसे बनाओगे? पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, ठीक है। अब जो पोटेशियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 19, 2 8 8 1। पोटेशियम की वैलेंसी 1, ठीक है। यानी कि अब ये है क्या चीज? दिस इज द मेटल, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल कितने हैं? 8, ठीक है। 2 6 है, यानी क्या है ये? नॉन मेटल। अब मेन चीज क्या है? क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल। और बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। कंपाउंड मजबूत होगा कि नहीं होगा? और मजबूत का मतलब क्या है? सॉलिड होगा। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके? सॉलिड होते हैं। तो क्या होगा ये? सॉलिड। ये भी चीज तुम्हें पता चल गई, देखो अब यहां से, अगर तुम्हें बॉन्डिंग आती है तो, ठीक है ना। अब तुम्हें करना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी?
2। हमेशा पॉजिटिव वाले को इधर रखते हैं, नेगेटिव वाले को इधर। तो क्या बन गया देखो, K2O। क्लियर है सारी बात? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे चलूं? लिखोगे तो लिख लो यार, जल्दी जल्दी लिखा करो। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए अब सोडियम मैग्नीशियम। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 11, ठीक है, 2 8 1। इससे क्या डिसाइड किया हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कि ये क्या था, दिस इज द मेटल। और ये क्या है आपका मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 12, यानी कि 2 8 2। इससे क्या डिसाइड किया हमने, ये भी क्या है कि मेटल मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं करते, तुम्हें पहले से पता है, तो रिएक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं बनने वाला यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो तुमने नहीं लिखा उसको फोटो खींच देता हूं। अब नेक्स्ट करते हैं जरा, ये क्या यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लियर है बात? अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ 1, ठीक है, 1। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 7। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम जानते हो ना हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल? हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, मैं तुम्हें बताया, दोनों के दोनों को देखते जाना। दिस इज व्हाट, एक तरीके से क्या है, नॉन मेटल। और ये क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो द नॉन मेटल। क्या आपस में रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? यार कैसे मत कर रहे हो यार, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है इसको। नॉन मेटल और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, मेटल मेटल के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनता, और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होता नहीं है, तो क्या हो जाता है, ये गैस बन जाती है इसलिए, ठीक है। अब देखो, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी यहां रखो, क्लोरीन की वैलेंसी यहां रखो और ऐसे क्रॉस करा दो, क्या बन गया ये Hb1 Clb1, तो HCl, बॉन्ड कौन सा, कोवेलेंट। बेटा समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास कितने, 7, यानी कि कितना, 2 5। 5 ने क्या बताया आपको, Nm लिख देता हूं नॉन मेटल को, दिस इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन को देखो कितना, 1, ये भी क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था, याद रखना है, दिस इज नॉन मेटल, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है इसकी, तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये वैलेंसी कितनी है, 3, 3 इसकी वैलेंसी 1, तो बना दो, क्या बन रहा है, NH3। अब तुम खुद देखो कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होता है क्या ज्यादा, नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत नहीं है तो क्या होगा, ये भी गैस। समझ में आ गई सारी बात? क्लियर है बेटा इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है आपका, थोड़ी देर पहले देखा तुमने, 2 5, नॉन मेटल। अच्छा इधर भी तो नाइट्रोजन ही है, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। एक के बारे में लिखूं दूसरे के बारे में खुद पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी, नाइट्रोजन की 3, इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी भी, क्या तीनों एक नंबर से कट जाएगा, सिंपल रेशियो में लेके आओ, कितना हो गया, 1 1। क्लियर है सारी बात? तो क्या बन गया बताओ, NN, और NN को N2 करके लिख दूं, देखो यार लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इधर भी नाइट्रोजन है, बगल में भी नाइट्रोजन है, तो इसको कैसे लिख दूं मैं, N2, ठीक है। ये भी गैस ही होगी, ये भी क्या है बेटा, गैस। क्लियर है सारी बात? चलो नेक्स्ट क्या है यहां पर, लिथियम और नाइट्रोजन। अब देखो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, टोटल कितने इसके पास, लिथियम के पास 3, तो कितना हो गया ये 2 1। बताओ मेटल नॉन मेटल, मेटल होता है बेटा। हाइड्रोजन हीलियम के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो, नॉन मेटल, याद रखना। इसके अलावा अगर 3 तक हैं, 1 2 3 तक हैं तो क्या है, मेटल, और इससे ऊपर हैं 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल है। क्लियर है? नाइट्रोजन थोड़ी देर पहले करा था तुमने, नाइट्रोजन क्या था, 7, यानी कि 2 5, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या था, नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी क्या है बताओ, लिथियम की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी थोड़ी देर पहले की थी 3, 5 नहीं बेटा 3, तो क्या बन गया ये Li3n। अब बताओ स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सॉलिड होगा। समझ में आ गई सारी बात? क्लियर है? ये तुम खींचते जाओ फोटो ऐसे करके नीचे वाले से, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा आप उधर। नेक्स्ट हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन ए ऑक्सीजन के पास, ठीक है, यानी कि 2 6, दिस इज व्हाट नॉन मेटल, और ये भी क्या है नॉन मेटल। कौन सा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या बन जाएगा ये हाइड्रोजन के पास 1 ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी, तो क्या बन गया ये H2O। अच्छा बॉन्ड वैसे इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसमें एक बॉन्ड और आ जाता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तुम्हारे कोर्स से बाहर है, तो इसकी वजह से क्या बन जाता है ये लिक्विड। अरे पानी लिक्विड होता है कि नहीं होता है, देखो लिक्विड हो गया। नीचे नीचे वाला सबसे, वीडियो रुक जाएगी तो, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, अच्छा पहले इसको ये देख लेते हैं, 2 8 3, मेटल के नॉन मेटल, मेटल हो गया, ठीक है बेटा, दिस इज मेटल। इधर देखते हैं क्लोरीन 17, इसका मतलब 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे हैं आपको नॉन मेटल। कौन सा बॉन्ड बनेगा, मजबूत होगा कि नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है बेटा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, बहुत बढ़िया यार, सब सीख गए तुम। अब क्या बन गया ये AlCl3। वैलेंसी का चार्ट अपने पास ही रखो सब, ताकि देखने में दिक्कत ही ना हो यार, ठीक है। 10-12 बार करोगे क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएंगे। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड, अब समझ में आ गए, अब मैं नहीं लिखूंगा आगे से, खींच लो फोटो खींच लो। क्लोरीन फ्लोरीन, अब देखो सबसे पहले तो ये देखना कि बॉन्ड बनेगा भी नहीं बनेगा, बन गया तो कैसा फॉर्मूला होगा ये तो देखना है। अब देखो क्लोरीन क्या है बेटा 17, यानी कि 2 8 7, इन्होंने क्या बताया कि ये नॉन मेटल है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी निकाली 1, फ्लोरीन को देखो 9, यानी कि 2 7, तो इसने क्या बताया, अब समझ में आ गया। बॉन्ड कौन सा बनेगा कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर देखो फ्लोरीन का रखो 1, क्या बन गया ये ClF, बस हो गया। नेक्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन, अब कार्बन को लिखो क्या है, क्या कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 2 4, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कितना होता है बेटा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसने क्या बताया नॉन मेटल, और हाइड्रोजन को तो याद रखना है बेटा तुम्हें, क्या है ये याद रहना चाहिए तुम्हें, नॉन मेटल। कौन सा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट, COVALENT, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी लिखो सीधे कितनी 4, हाइड्रोजन की 1, करा दो क्रॉस, क्या बन गया CH4। अब तुम जानते हो क्या होगा ये सॉलिड लिक्विड गैस, गैस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो कार्बन और क्लोरीन, कार्बन के पास बॉन्ड देखो, सॉरी इलेक्ट्रॉन अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखे, कार्बन 6 यानी कि 2 4 ने क्या बताया नॉन मेटल। क्लोरीन को तुम्हें पहले अब पता चल गया होगा, क्लोरीन कितना होता है बेटा 17, 2 8 7, इसने क्या बताया नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा कोवैलेंट, ठीक है। अब कार्बन यहां आया, क्लोरीन यहां आया, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, क्लोरीन की 1, तो क्या बन गया ये CCl4। नेक्स्ट एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, अब ध्यान से देखो एल्यूमिनियम का कितना था एटॉमिक नंबर 13, 2 8 3, इसने क्या बताया कि ये है मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन क्या था 8 यानी कि 2 6, इसने क्या बताया नॉन मेटल। दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, ऑक्सीजन की कितनी है, किसी नंबर से कट सकते हैं ये नंबर, नहीं कट सकते तो एज इट इज उठा के लिख दो, क्या बन गया ये Al2O3। देखो समझ में आ गया तुम्हारे अब, ठीक है, सॉलिड ना, ठीक है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो सॉलिड होगा। नेक्स्ट जिंक और क्लोरीन, अच्छा जिंक तो मेटल है, याद रखना जिंक क्या है आपका मेटल, तुम्हें याद रखना है जिंक के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव, थोड़ी देर पहले टेबल दिखाई थी उसी में ही है। अब देखो क्लोरीन का तुम्हें पहले पता चल गया, क्लोरीन के ऊपर -1। अब जिंक क्या था आपका मेटल और क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल, ये याद रखना है बेटा तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कौन सा बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड। अब तुम्हें जिंक की वैलेंसी यहां लिखनी है और क्लोरीन की वैलेंसी यहां, तो क्या बन गया बताओ ZnCl2,
ठीक है। नेक्स्ट जिंक और CO3 2 नेगेटिव। अच्छा जिंक की वैलेंसी तुम्हें पता है कितनी है? जिंक मेटल भी है और ये नॉन मेटल का गुच्छा है, तो नॉन मेटल ही होगा। ये भी क्या है बेटा? पूरा नॉन मेटल गुच्छा नॉन मेटल। तो कौन सा बॉन्ड बनना है? आयनिक बॉन्ड। जिंक की वैलेंसी 2, मतलब 2 पॉजिटिव था, अब मैंने कहा ना 2 पॉजिटिव नहीं होगी, वैलेंसी 2 होगी। और कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज है देखो? 2 नेगेटिव। तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको वापस। अब बताओ 2 2 से गायब हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड कर दो तो कितना हो गया ये? 1 1। अब एक एक वैलेंसी इधर से उधर जाएगी तो क्या बन जाएगा? ZnCO3। क्लियर है सारी बात? हो गया बेटा? चलिए आगे देखिए, कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा कैल्शियम की वैलेंसी तुम्हें पता ही है कितना होती है? 2 पॉजिटिव। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज? 2 पॉजिटिव। तो दिस इज मेटल, क्योंकि मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पूरा गुच्छा क्या है आपका? नॉन मेटल का। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अब देखो Ca की वैलेंसी कितनी? 2। अब HCO3 इस पूरे की वैलेंसी कितनी? 1। कराना जरा क्रॉस, क्या बन गया? Ca। अब HCO3 को किस में लिखोगे? पूरे ब्रैकेट में लिखोगे। इस पूरे की वैलेंसी थी ना वो 1। अब क्या हो जाएगा इसके ऊपर? जो कैल्शियम वाली वैलेंसी किसको दे दोगे? HCO3 को। क्या हो जाएगा इसके आगे? 2। अब समझ में आ गई सारी बात कैसे बनते हैं फॉर्मूले? ठीक है। सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम की वैलेंसी तुम जानते हो क्या है? Na पॉजिटिव, दिस इज मेटल। और ये क्या है आपका? नॉन मेटल का गुच्छा। जो चार्ज है वही वैलेंसी है। तो सोडियम की वैलेंसी 1, HCO3 इसकी वैलेंसी 1। तो क्या बन गया बताओ? Na। अब क्योंकि कोई 2 2 से मल्टीप्लाई तो करना नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत, अगर 2 3 4 हो इसके आगे तभी क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। तो NaHCO3। लेकिन इतना तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए, दिस इज द कंप्लीट एक पूरा स्पीशीज है ये इकट्ठा साथ में है मिलके। कंपाउंड कैसा है? आयनिक। बात समझ में आ गई? वहां पर बहुत बड़ा आयन, यहां पर छोटा सा आयन। अब देखो सोडियम सल्फाइट है ये। SO4 होता तो सल्फेट होता, SO3 है तो सल्फाइट। सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1, यानी कि Na1। अब SO3 चार्ज लिखूंगा नहीं, 2। ठीक है। अब देखना क्या बन गया? Na। क्योंकि Na सिंगल है तो इसके आगे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। Na2SO3। नाम क्या हो गया इसका? नाम भी लिख देते हैं बेटा। सोडियम आगे क्या लगाया देखो? सल्फाइट। सल्फाइट। बात समझ में आ गई? अच्छा पीछे भी नाम लिख दूं मैं इसका? इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। अरे यार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। इसका भी फोटो खींच लेना। इसका भी हो गया। अब इसको देखो, पोटेशियम आगे क्या है? पोटेशियम की वैलेंसी के ऊपर कितना चार्ज? प्लस, यानी कि क्या है पक्का ये? दिस इज मेटल। और ये पूरा नेगेटिव चार्ज है तो नॉन मेटल का गुच्छा हो गया आपका। आयनिक बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक। सारी बात समझ में आ गई तुम्हारे? अच्छा इसकी वैलेंसी कितनी K की? 1। और SO4 इसकी पूरे की बनाना क्या बना? K2SO4। अब इसका नाम क्या रखोगे? पोटेशियम। K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। आगे क्या लगा दोगे? सल्फेट। मैंने कहा ना सल्फर था, ऑक्सीजन आ गया तो सल्फेट हो गया बेटा इतना। नेक्स्ट सोडियम आगे, इसका नाम क्या होता है बेटा? नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? नाइट्रेट। अब देखो सोडियम की वैलेंसी तुम्हें पता ही है। Na के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल। बॉन्ड कौन सा? आयनिक। ठीक है। Na की वैलेंसी 1। NO3 की पूरी की वैलेंसी क्या बन गया? NaNO3। सोडियम लगा दो, आगे क्या चिपका हुआ है उसके? नाइट्रेट। क्लियर है सारी बात? इसका नाम क्या होता है बेटा? तुम्हें याद होगा, जिंकेट। ठीक है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज? Na पॉजिटिव, यानी कि क्या था ये? मेटल। दिस इज नॉन मेटल। ठीक है, मतलब नॉन मेटलिक पार्ट है ये। ठीक है। जिंक लेकिन मेटल है वहां पर, तब भी नॉन मेटलिक पार्ट बना दिया क्योंकि जिंक इज द एम्फोटेरिक। कल पढ़ाया था मैंने, कल तुम्हें थोड़ी सी, कल तो पढ़ाया यार ये एम्फोटेरिक, कल जनाब अली करके याद कराया था मैंने, जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है। अब देखो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज? तो इसकी वैलेंसी 1। और जिंकेट के ऊपर कितना? ZnO2। कितनी वैलेंसी इसकी?
तो क्या बनाएगा Na2ZnO2। नाम क्या सोडियम। आगे क्या चिपका हुआ है बताओ जिंकेट। अब तुम खुद देखो यार ये आसान था कि टफ था। ठीक है नेक्स्ट कितने बना दिए यार मैंने भी। सोडियम के ऊपर क्या है प्लस। दिस इज मतलब अब नहीं लिख रहा मैं, तुम आयनिक बॉन्ड बनेगा इतना पता चल गया तुम्हें। अब प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। अब Na की वैलेंसी A और AlO2 की वैलेंसी जल्दी से लिखो क्या हो गया NaAlO2। अब सिर मत खुजाना बेटा ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया बताओ सोडियम। इसका नाम क्या होता था एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है एल्यूमिनेट। बस यही चीजें तुम्हें याद करनी है, तुम्हें पूरी केमिस्ट्री आसान होगी फिर तुम्हारी। सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है सारी चीज। अब देखो Na पॉजिटिव ठीक है। अब समझ गए सीधे लिख दूं Na की वैलेंसी 1 PO4 इसकी वैलेंसी 3। दिस इज नोन एज फॉस्फेट। दिस इज नोन एज फॉस्फेट। ठीक है दिक्कत ना हो तो मैं यार मैसेज सही कर दूं ढंग से। फॉस्फेट ठीक है। अब क्या बन गया बताओ फॉर्मूला Na3PO4। इसका नाम क्या पड़ गया सोडियम। आगे लिख दो जो है वो लिख दो फॉस्फेट। मुझे लग रहा हो गया अब सब कंप्लीट नहीं है बचा है कैल्शियम। सी के ऊपर कितना चार्ज 2 पॉजिटिव उसमें देखना ठीक है। अब तो लिख देते हैं जरा Ca की वैलेंसी 2 PO4 की वैलेंसी कि किसी सेम नंबर से कट जाएगा तो सीधे उछाल दो ऐसे करके। क्या बन गया Ca। इसके आगे ब्रैकेट लगाने की जरूरत थी नहीं, एक ही एलिमेंट है। PO4 के आगे ब्रैकेट लगाओ और आगे क्या लगा दोगे नाम क्या पड़ गया कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है बेटा सारी चीज। बस हो गया कल ये करेंगे हम ठीक है। अब देखो अभी तक हमने फॉर्मूले बना लिए ठीक है कि आपके पास कोई जो भी आपके मेटल नॉन मेटल थे उनकी वैलेंसी दे रखी थी, वैलेंसी से क्रॉस करा के आपने फॉर्मूले बना लिए। अब आपको फॉर्मूले दे रखे हैं तो उससे वैलेंसी कैसे निकालोगे आप ठीक है। अब देखो फाइंडिंग वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एंड कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या हो गया अच्छा कोई नहीं मैं फॉर्मूले खुद लिख रहा हूँ कंपाउंड्स को ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है वो, कोई सा भी एक लिखता हूँ यहाँ पर। तुम बता दो कौन सा लिखूँ बोलो। चलो NaCl लिखते हैं फिलहाल, इससे शुरुआत करते हैं हम ठीक है। तो जो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर NaCl, उसका यूज़ करते हुए लिखेंगे NaCl। अब हमें यहाँ पर सब चीज़ें पता होना चाहिए कि Na क्या है और Cl क्या है। अब तक तुमने देख लिया तुम्हें हर चीज़ पता चल गई। Na क्या था बेटा यहाँ पर मेटल, तो Na आएगा। इसके ऊपर इसकी वैलेंसी कितनी होती है देखो, इधर भी 1 लगाए इधर भी 1 लगाए, इसका मतलब तो ये हुआ। तो क्या हो गया ये Na और Cl, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है इसकी वैलेंसी भी 1 है। समझ में आ गई बात। अब बस इसके आगे लिखा हुआ देख लो क्या है। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ दूसरा। यहाँ लिख दिया गया बेटा मैंने Na2CO3 ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो सोडियम है ये Na और CO3 को अलग लिख दो तोड़ के। इसकी वैलेंसी इसके पास जाती थी और इसकी वैलेंसी इधर क्रॉस होकर ऐसी तो आती थी, तभी तो Na2CO3 बनता था। समझ में आ गई बात। यानी कि सोडियम की वैलेंसी क्या है इस वाले इसमें 1 और कार्बोनेट की कितनी है। अगर पहले से याद कर लो तो ये सब करने की जरूरत है ही नहीं तुम्हें। फिर अगर फिर भी दिमाग से निकल गई है तो ऐसे करके कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH4, तो कार्बन को तो अलग लिखो और हाइड्रोजन को अलग। अब इसकी जो वैलेंसी थी इसके पास जो वैलेंसी आई है ठीक है वो किसकी थी हाइड्रोजन की 1। इसके पास जो है जो नंबर वो किसका था कार्बन का। ऐसे तो करते थे तुम लोग पहले भी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सोडियम फॉस्फेट लिखता हूं मैं, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। अच्छा ये चीज़ भी याद रखनी है हमें, PO4 पूरा एक अलग होगा ठीक है। सोडियम अपने आप में अलग है। तो तुमने लिखा यहाँ पर Na यानी कि इसका जो नंबर है वो किसका था PO4 का, और इसके पास जो पूरा नंबर है वो कितना था 1, किसका था सोडियम का। क्लियर है ना। अब तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब यहां से बताओ तुम लोग
अब देखो, जैसे एल्यूमिनियम है इसको अलग लिख लो, ऑक्सीजन इसको अलग लिखो। जो ऑक्सीजन के पास नंबर है वो किसकी वैलेंसी रही होगी? एल्यूमिनियम की। जो एल्यूमिनियम के पास है किसकी रही होगी? बस हो गया। ठीक है, दिक्कत हमारी कहाँ पर आ रही है? जैसे मैं कह रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। अब तुम्हें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी इस पूरे का 1 है, ऐसे तो लगता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। और इसकी वैलेंसी बेटा हमें पता ही होनी चाहिए फिर। ठीक है, ऐसे हम कर ही नहीं पाएंगे इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर कितनी है? ऐसे देखने से लग रहा है एक एक है, लेकिन एक एक नहीं होती, वो कितनी होती थी? दो दो होती थी। तभी तो हम इसको एक नंबर से उड़ा के क्या कर देते थे? सिंपल रेशियो में ले आते थे। ठीक है, बस इसमें दिक्कत होगी, बाकी सब कर सकते हो तुम आराम से। अब जैसे कि क्या करते हैं, और भी लिख लेते हैं हम। सोडियम कार्बोनेट लिखो, Na2CO3। अब देखो सोडियम की कितनी हो जाएगी? अच्छा, कार्बोनेट पूरा है ये, ऐसे करके देखो, इस कार्बोनेट के आगे कौन सा नंबर है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी 1 हो गई और इसकी 2 हो गई। क्लियर है बेटा इतनी बात? और जैसे मैं लिख रहा हूँ सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, ये पूरा एक अलग है, ये अलग है। अब सोडियम का कितना है बेटा? 1, एल्यूमिनेट की कितनी है? AlO2 की 1। ठीक है, अब सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम की कितनी है यहाँ पर? 1, क्योंकि इसके पास एक ही नंबर है यहाँ पर। ये मत कह देना बेटा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है इतना बड़ा, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है। ठीक है, तो इसके आगे तो एक ही नंबर है, कुछ नहीं लिखा है तो। और ZnO2, सोडियम के पास जो वैलेंसी है वो किसकी है? इसकी। समझ में आ गई सारी बात? ठीक है ना, इतना क्लियर है तुम्हें? और कौन सा हो सकता है? Fe2O3। अब बताओ, जो आयरन के पास है, ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पर? बताओ, तुम बताओ। ऑक्सीजन का 2, आयरन की? समझ में आ गई ना बात? बस ऐसे कर देना है, इसका इसके पास कर दो, इसका इसके पास कर दो, बस हो गया। और वैलेंसी आपके फॉर्मूला लिखने में काम में आती हैं। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। K2SO4, ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस। अब यहाँ पर बेटा SO4 अपने आप में अलग है, तो पोटेशियम की वैलेंसी बताओ कितनी है? इसके पास 1 है ना, इधर लगा हुआ, तो 1। और SO4 की वैलेंसी किसके पास चले गई? पोटेशियम के पास, तो इसकी 2 हो गई। ऐसे इसको देखो, जैसे एल्यूमिनियम है और फिर क्या है ये? SO4। अब तुम्हें SO4 की तो पता ही चल गई, 2, एल्यूमिनियम की 3। ठीक है, अब जैसे क्या है AlCl3, Al अपने आप में अलग है और Cl अलग है, तो एल्यूमिनियम की कितनी होगी वैलेंसी बताओ? जो क्लोरीन वाली थी वो किसकी थी असल में? एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम की थी वो किसकी थी? क्लोरीन की। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की कितनी है? 3 और क्लोरीन की 1। और Al2O3 ये कर लिया क्या? हो गया ना? बस इतना ही रहने देते हैं। तुम्हें समझ में आ गया कैसे करना है? लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना आगे चल रहे हैं। अब बेटा हमें वैलेंसी वगैरह सब पता चल गई। अब हमें ये करना है, इनका यूज़ करते हुए क्या करना है? अब हमें फॉर्मूले लिखने हैं, हमें रिएक्शंस करानी है अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्शंस लिख के लाया हूँ मैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन सबसे पहली रिएक्शन है तुम्हारी एनसीईआरटी की, है 10th की। ठीक है, तो तुमने मैग्नीशियम के लिए क्या लिखा सिंबल बेटा? Mg। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा? अब ऑक्सीजन मेटल है नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे आते हैं? झुंड में आते हैं, O2 की फॉर्म में आएगा ये, O2 प्लस लगा दिया तुमने। ठीक है, अब ये O2 मत देखो, तुम्हें सिंपल फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर जाके क्या बनेगा। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है बेटा, देख लो उसमें सब लिखा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब सिंपल रेशियो में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? इसका भी 1 और इसका भी, तो क्या बन गया ये? MgO। क्लियर है सारी बात? बैलेंस करना तो आता है ना तुम लोगों को, वो बैलेंसिंग तुम सीख सकते हो आराम से। ये 2 है तो यहाँ पर 2 करो और यहाँ पर 2 करो, हो गया बैलेंस। बैलेंसिंग बात की बात है। इतना तो समझ में आ गया तुम्हारे? अब देखो एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, ये खुद करो, बताओ क्या बन रहा है। चलिए बेटा इधर देखते हैं। ये तो क्या था बेटा? यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखा हमने, साथ में एल्यूमिनियम तो मेटल है तो अकेला आएगा,
ये अब हम सीख चुके हैं सारी चीज़ें, नहीं सीख चुके हैं तो बेटा देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एल्यूमिनियम आया, ऑक्सीजन मेटल है नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल कैसे आते हैं, झुंड में इकट्ठे होके आते हैं, तो O2। अब तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है ये क्या है, अब सीधे यहाँ पर जाओ साइड में Al और यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑक्सीजन को अकेला लिखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो क्या बन रहा है कंपाउंड, Al2O3। अब इसको बैलेंस भी कर ही लेते हैं हाथ के हाथ। बैलेंसिंग में तुम सबसे पहले क्या देखो बेटा कि ये ऑड है, नहीं सॉरी ये इवन है और यहाँ पर ऑड ऑक्सीजन है, इनको क्या बना लेते हैं सबसे पहले हम इवन बना लेते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इवन हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इवन हो जाएगा, ये इतना तो हो गया। अब ऐसा करते हैं एल्यूमिनियम कितने हो गए 4, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया बैलेंस, ठीक है ना। हटा दूँ, लिखते जाओ तुम सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे कार्बन एंड ऑक्सीजन करें ऐसे। तो कार्बन तो अकेला आता है, याद रखना हमेशा, ये कभी नहीं मिलता झुंड में, ये एक ऐसा नॉन मेटल है, पहले बताया था मैंने इसको, ठीक है, अकेला आएगा। ऑक्सीजन क्या है बेटा, ये भी नॉन मेटल है, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, झुंड में आएगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया तुमने प्लस। अब ये बन क्या रहा है देखें जरा, हाँ ये तो तुम्हें याद है, रटा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखनी है 4-2। अब नॉन मेटल है तो बॉन्ड कौन सा बनना था, कोवैलेंट। अब वो कैसे बनेगा वो बात की बात है। अब देखो सिंपल रेशियो में तोड़ दें इसको, सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से कर दिया, ये तो कितना बन गया बेटा, और ये कितना बन गया यहाँ पर 2, तो क्या बन रहा है ये CO2। बैलेंस तो पहले से ही है, करने की जरूरत ही नहीं है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन देखो है तो नॉन मेटल, लेकिन कैसे आता है, ये अकेला आता है, ठीक है, जिगरबाज है ये एकदम। और ये हाइड्रोजन क्या है बेटा, ये भी नॉन मेटल, लेकिन कैसे आता है, ये H2 की फॉर्म में, झुंड में आएगा ये। अब तुम्हें ये करना है, तीर लगाना है। अब इधर क्या हुआ होगा, तो ब्रैकेट छोटा सा हल्का सा यहाँ पर लिख लो, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी, यहाँ पर H2 नहीं लिखना बेटा, ठीक है, वो बस दिखाने के लिए होता है वहाँ पर ऐसे ही। देखना जरा क्या बन रहा है, ठीक है, CH4। बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 हो गया, ठीक है। कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन को ऐसे लो प्लस Cl2 के फॉर्म में आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्या बन गया ये Cl4, ये Cl4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा दो, ये बैलेंस भी हो गई, ठीक है। बस ऐसे सारी रिएक्शंस कर लोगे तुम, बाकी जैसे जैसे आती जाएंगी आगे आगे वो मैं बताता जाऊँगा तुम्हें कैसे करना है। हाँ एक और मैं बताने जा रहा हूँ, तुम्हें उसको याद रखना है, तुम्हें इस चीज़ को यहाँ पर लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं। जब भी तुम्हारा कभी रिएक्शन करते हो H2CO3 बना, तो तुरंत किस में टूट जाता है वो, H2O प्लस CO2 में। अभी आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी करानी है तुम लोगों को मुझे, उसमें बता दूंगा मैं ये, ठीक है। और जैसे ही आपका क्या बना NH4OH, वो किस में टूटता है, NH3 प्लस H2O में, ये ऐसे टूटता है। ये चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये बनते ही टूट जाते हैं, ये रुकते नहीं है ऐसे, ये जैसे बना और वैसे किसमें टूट जाएगा, इसमें, और जैसे ही ये बना ये ऐसे नहीं रहेगा, ये इसमें टूट जाएगा, ठीक है।